हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, अगर आपका टारगेट है एसडीएम बनना या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपना पोजीशन आप पक्का करना चाहते हैं, तो निरंतर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के आज ही इसको सब्सक्राइब करके रहिएगा और साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र हैं उनको सबको भी बता दीजिएगा कि रोज हमारी मुलाकात यहाँ पर होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर दिन एक हम अलग विषय के बारे में चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के बारे में। जी हाँ, और राजस्थान पॉलिटी की मैं बात करूं उससे पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देना चाहता हूं। स्टडी आईक्यू लेकर आया है आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की एक बेहतरीन बुक, और इंडियन ज्योग्राफी की ये बेहतरीन बुक का पार्ट फर्स्ट एडिशन जो है लॉन्च हो गया है। यूपीएससी, सीएसए एंड स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के आज ही इस बेहतर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट वाली पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर यह बुक अवेलेबल है। इसके साथ में मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू पीसीएस आपके लिए एक बड़ा विशेष ऑफर लेके आया है। अगर आप कंप्लीट आरपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर एक क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़कर अपनी सफलता को अगर सुनिश्चित करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह ऑफर है 28 मई तक, और इसके लिए आपको कोड लगाना होगा GATE30, जिससे 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप साथियों को प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का जो हमारा मूल विषय है वह है पंचायती राज। आपको यह तो विदित होगा कि पंचायती राज राजस्थान में कोई या फिर इंडिया में कोई नई संरचना नहीं है। प्राचीन इतिहास उठाकर हम देखें तो हमारे भारत में ग्रामीण स्तर पर यह संरचना या फिर यह ढांचा संचालित था। यहाँ पर बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का भी शासन रहा और बाद में अंग्रेजों के द्वारा भी यहाँ पर भारत के ऊपर शासन किया गया था। लेकिन उस दौरान यह प्रथा जो थी, यह परंपरा जो थी, यह निरंतर जारी रही। और भारत में आज़ादी के बाद इस पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी वह राजस्थान से ही हुई थी। 2 अक्टूबर की बात अगर की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका विकास का क्रम जो रहा उस संदर्भ में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया पंचायती राज का इतिहास और उसका जो विकास क्रम है उसके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात ग्रामीण स्तर तक बैठे हर उस व्यक्ति के पास में शक्ति का हस्तांतरण इस पंचायती राज के माध्यम से करने का प्रयास यहाँ की सरकारों के द्वारा निरंतर किया गया है। तो पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन है और इसी स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। और मैंने ये कहा है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि उस लोकल एरिया के लोगों के हाथों में वहाँ का पावर देना, वहाँ की शक्ति देना, तब प्रशासन की शक्ति देना, ताकि वे अपने अकॉर्डिंग उस क्षेत्र का विकास कर सकें और उनके क्षेत्र के विकास के साथ साथ स्वयं का भी डेवलपमेंट वो कर सकेंगे। तो यही स्थानीय स्वशासन की संकल्पना जो है ये भारत में कोई नई संरचना तो है नहीं। मैंने ये कहा है कि प्राचीन काल से यह परंपरा अपने भारत में चली आ रही थी। चाहे हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में भी हमें ग्रामीण स्तर पर यह पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिल सकती है। और वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ग्रामीण समुदाय ने इस व्यवस्था को जीवंत बना करके रखा है। लेकिन हम अगर बात करें, भारत में कई साम्राज्य उदय हुए और बाद में उनका पतन हुआ, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की बात करें या फिर हम यूं लोकल लेवल पर जो अनेक सारे डायनेस्टीज या साम्राज्य जो थे उनका उदय हुआ। लेकिन ये परंपरा जो थी, ग्रामीण समुदाय जो थे, उन्होंने इस पंचायती अस्तित्व की भावना को सदैव कायम रखा था। अर्थात यह निरंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब भारत में पंचायती राज का जो विकास हुआ है उसको काल क्रमों के अनुसार विभाजन की बात हम अगर करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड आसानी के साथ में कर सकते हैं। जैसे
ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में पंचायती राज का इतिहास, ब्रिटिश काल से पूर्व, और उसके बाद ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो यहाँ पर रूल करती है, या फिर प्रारंभ में कंपनी का शासन, बाद में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का जो शासन रहा उस दौर में, या फिर मैं सीधे सिंपल शब्दों में कह दूं ब्रिटिश काल में पंचायती राज का इतिहास, और उसके बाद संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास। तो अब ब्रिटिश काल से पूर्व अगर देखा जाए तो मैंने ये कहा है कि यह संकल्पना भारत में कोई नई नहीं है, बल्कि हम देख पा रहे हैं कि वैदिक काल से ही ये परंपरा अपने यहाँ पर चली आ रही है। वैदिक काल के बाद अगर देखा जाए तो अलग अलग साम्राज्यों के समय भी ग्रामीण स्तर पर यह व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, चाहे वह दिल्ली सल्तनत का काल हो या फिर वह मुगल साम्राज्य के समय की बात हो। यह पंचायती राज व्यवस्था, ये संकल्पना जो थी, यह निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, अर्थात लोकल जो आपके आम जनता है उनको प्रशासन से संबंधित पावर निरंतर दिए जाते रहे हैं। इसी क्रम में जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने उस समय ग्रामीण व्यवस्था की जो यह पद्धति, ग्रामीण शासन की जो पद्धति यहाँ पर कायम थी, हालांकि वर्तमान में वर्तमान समय के संदर्भ में अगर हम इसकी तुलना करें तो वर्तमान में जैसी स्थिति पंचायती राज की है वैसी स्थिति तो उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कायम थी। इसी व्यवस्था को देखकर चार्ल्स मैनकोफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और इसे आपके पंचायतों को लघु गणराज्य इस चार्ल्स मैनकोफ के द्वारा कहा जाता है। स्मॉल रिपब्लिक, लघु गणराज्य की जो है टाइटल है या फिर उपमा जो है, यह चार्ल्स मैनकोफ के द्वारा उस दौरान जो अपने ग्रामीण स्तर पर यह पंचायती व्यवस्था चल रही थी उसके लिए यह लघु गणराज्य शब्द का प्रयोग चार्ल्स मैनकोफ के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें 1857 के विद्रोह के बाद स्थिति थोड़ी बदलती है, क्योंकि 1858 में इलाहाबाद कोर्ट आयोजित किया गया था और इसी इलाहाबाद दरबार में इस कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया गया था और भारत का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन कर दिया जाता है। शाही राजकोष के ऊपर दबाव बढ़ा क्योंकि भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कर दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। विकेंद्रीकरण की नीति का मतलब यह है कि जो प्रशासन केवल सेंट्रल लेवल से चल रहा है वो उसको डिवाइड करके ग्रामीण स्तर के ऊपर भी जो प्रशासन है उसको स्थापित किया जाए, या फिर ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को पावर या शक्ति का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके तहत स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति प्रदान करने का कार्य इस मेयो प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। लॉर्ड मेयो का नाम आपने सुना होगा। मैंने ये कहा है कि इस मेयो प्रपोजल के माध्यम से जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं उनको शक्तियों और उत्तरदायित्वों की वृद्धि की जाती है, अर्थात उनको पावर स्थानांतरित यहाँ पर किया जाता है इस मेयो प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन लॉर्ड रिपन, जिन्हें हम स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, 1882 ईस्वी की बात आती है। स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने का कार्य जो था वह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। यही एक वजह है कि लॉर्ड रिपन को हम ये कह रहे हैं स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, अर्थात लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक, क्योंकि 1882 ईस्वी में जो भी स्थानीय संस्थाएं यहां पर कार्य कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको लोकतांत्रिक ढांचा जो प्रदान किया गया है वह इसी रिपन के प्रयासों से किया गया था। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज़ादी के बाद चर्चा हम करते हैं, क्योंकि ये तो हमने ब्रिटिश काल के दौरान इस पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास हमें देखने को मिला उसके बारे में हमने चर्चा की। आजादी के बाद भारत में पंचायती राज संविधान के अनुच्छेद 40 में आर्टिकल 40 की बात हम अगर करें तो इसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 40 की बात अगर की जाएगी, नीति निदेशक तत्व का एक हिस्सा है और नीति निदेशक सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब यह बाध्यता नहीं है पंचायती राज, ये उल्लेख आर्टिकल 40 में किया गया, अनुच्छेद 40 में किया गया है और ये आर्टिकल 40 आपको पता नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है और यह बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए पूरे देश में निकायों के लिए सार्वभौमिक एक समान संरचना का अभाव रहा है। हम जैसा देखते हैं
हमारे देश में वर्तमान समय में भी केवल इसी एक निश्चित फॉर्मेट के ऊपर यह पंचायती राज व्यवस्था नहीं प्रारंभ में यहाँ पर लागू नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ये कहा आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया, जो नीति निर्देशक तत्व का पार्ट होने के कारण एक बाध्यकारी ये नहीं है, ये सिद्धांत जो है ये बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए हमने ये कहा है कि सार्वभौमिक या एक समान संरचना का प्रारंभ में यहाँ पर क्या रहता है, अभाव रहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम के सहयोग से 1900 के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की जाती है। भारत सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, आजादी के बाद की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1952 में प्रारंभ किया गया था और इसी के सहयोग के लिए इसी कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्य जो किए गए थे इनके द्वारा उनकी जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन यहाँ पर किया गया था और ये समिति के अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता और बलवंत राय मेहता समिति के नाम से ही समिति को जाना जाता है, जो रिव्यू करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और साथ ही साथ राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की बात हम अगर करें, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं या फिर उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए कोई उपाय अगर सुझाना है, तो इसीलिए इस समिति का गठन 1957 जनवरी में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अपने सजेशन भी हमें प्रदान किए गए और उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नवंबर 1957 में समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। हमने ये कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब प्रशासन को उस एक छोटे से ग्रामीण स्तर तक पहुंचा देना, अर्थात शक्तियों का विभाजन कर देना, यही विकेंद्रीकरण कहलाता है और उसी की सिफारिश समिति ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से की थी। इसकी सिफारिशों के बारे में अगर बात की जाए तो 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जानी चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। 3 स्तरीय का मतलब ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत जब हम देखते हैं, तहसील लेवल पर अगर बात की जाए और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इस प्रकार से 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, रिकमेंड इसमें किया गया था। साथ ही साथ ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इसका मतलब यह है, जैसा हम देखते हैं अपने ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत लेवल पर देखें तो सरपंच का चुनाव जो है वह ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट उनको किया जाता है। अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति में जो आपके प्रधान होता है उसका चुनाव जो किया जाता है वह पंचायत समिति सदस्य अपने बीच में से करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य मिल करके अर्थात वोट डाल करके जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। उसकी सिफारिश इसी बलवंत राय मेहता समिति में की गई थी। साथ ही सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। जो भी प्लानिंग होगा या फिर डेवलपमेंट होगा, ये अपने लेवल के ऊपर अपने क्षेत्र के बारे में उस ग्राम पंचायत स्तर पर या तहसील स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेहतरीन ढंग से जानते हैं। इसीलिए इनको सत्ता का स्थान अर्थात शक्ति का स्थानांतरण जो है ये किया जाना चाहिए। इन निकायों को विकास और योजना बनाने का अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए। ये जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, उसके द्वारा जो सुझाव या सजेशन प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसी के तहत आपको पता होगा राजस्थान अपने भारत का ऐसा पहला देश बना जहां पंचायती राज की स्थापना की गई थी, अर्थात पंचायती राज की शुरुआत जो की गई थी वह राजस्थान से ही की गई थी। और इसका उद्घाटन जो है ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया था। अब इसके लिए नागौर को ही चुना गया था। क्यों? क्योंकि एक बार
जो नागौर में मिर्धा परिवार था, आपको पता ही होगा, उन नेताओं के साथ में जवाहरलाल नेहरू के अच्छे टर्म से वे इस क्षेत्र में आए थे और नागौर वाले क्षेत्र में एक मेले के दौरान ये जो मिर्धा जी हैं उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया कि पंचायती राज की शुरुआत आप हमारे नागौर से करें। मेले के दौरान आए तब भारी ग्रामीण लेवल का जो नज़ारा होता वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देखा गया। इसीलिए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर से ही इसकी शुरुआत जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी पंचायती राज को लेकर समय समय पर अनेक सारी समितियों का गठन भी किया गया है, जैसे अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति 1984, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, थुंगन समिति 1988 और गोडगिल समिति 1988। ये अलग अलग समय पर जो अलग अलग समितियां गठित की गई उनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका नाम श्री गिरिराज सिंह जी है। और अपने राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में पंचायती राज मंत्री जो आते हैं इनका नाम आता है रमेश मीना जी हैं। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को और इसकी शुरुआत जो हुई थी यह शुरुआत हुई थी साहब 2010 में। इसकी शुरुआत के लिए 24 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ही 73वें संविधान संशोधन के लिए इस दिन का चुनाव ये पंचायती राज दिवस के रूप में किया गया था। तो याद रखिएगा गिरिराज सिंह जी हैं और राजस्थान में पंचायती राज मंत्री रमेश मीना जी आते हैं और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 ईस्वी में हुई थी। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि पंचायती राज का सफर किस प्रकार वैदिक काल से ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्र भारत तक निरंतर जारी रहा और इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय जो जनता आती है उनको प्रशासनिक अधिकार देने का कार्य इस पंचायती राज के माध्यम से किया गया, जिसकी शुरुआत हमारे देश में राजस्थान से नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद रखता हूं कि बेहतरीन तरीके से पंचायती राज के विकास का जो कार्यक्रम रहा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी की चर्चा बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।